हेलो दोस्तों, आइए मिलते हैं फिर अपने परिवार डीके एजुकेशन अड्डा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं। सीटेट की श्रृंखला चल रही है, उसमें लगातार क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगातार बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। जब तक पेपर आएगा प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ साथ ही कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में ही प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न मेरे द्वारा मौजूद कर लिए गए, उसी में सिलेक्शन काउंट कर लिए गए। मैंने वहीं से सेलेक्ट कर लिए हैं सारे प्रश्न, कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग आज ईवीएस की लेके आए, पर्यावरण अध्ययन की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला है ये आपकी। ये लगभग 16वीं श्रृंखला है। आप जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं डीके एजुकेशन अड्डा में। तो अब हम लोग बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर, यानी कि राधा इस पॉइंट पे खड़ी हुई है। वो अपने घर से उत्तर दिशा में चली। कितनी? 2.5 किलोमीटर भैया उत्तर दिशा में वो चल जाती है। और फिर वो बाएं जाके मुड़ती है, यानी ये सीधे गई और बायां मतलब डेढ़े हाथ पे मुड़ गई। चलो बायां मतलब मुड़ गई, दाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ी कितना? 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर इधर वो जाके 5 किलोमीटर चल इधर चली गई। और फिर वह बाएं मुड़ी, फिर वो क्या किया? फिर उसने क्या किया? फिर वो गई ऐसे, फिर वो गई तो फिर उसने 2.5 किलोमीटर फिर दूरी तय की। तो वह अपने घर से किस दिशा में की दूरी चल रही है? आओ देखते हैं। 5 किलोमीटर, घर से 5 किलोमीटर वह दक्षिण दिशा में चल रही है। या ऑप्शन नंबर बी, वह घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर सी, वह घर से 5 किलोमीटर किधर चल रही है? या पश्चिम दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर डी है, वह घर से 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व दिशा में चल रही है। तो वह घर से 5 किलोमीटर की दूरी पश्चिम दिशा में चल रही है। आओ अगला क्वेश्चन सारांश देख लो। सारांश बना हुआ है बिल्कुल। हमारे यहाँ पहले से पीडीएफ को इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि सोल्यूशन वहीं पे रहता है, ठीक नीचे ही। उत्तर ये यहाँ है, आप खड़े होंगे उसके जस्ट उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण है। तो 5 किलोमीटर ये चली, 5 किलोमीटर ये चली और 2.5 किलोमीटर इधर चली। तो कितनी दूरी चली? टोटल मिला के 5 किलोमीटर। तो राधा अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम स्थान पर दिशा की ओर चली थी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। किस राज्य में फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी केरल में और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी शायद सही होगा, क्लियर ही सही होगा। शायद क्या है इसमें? शायद लगाना ही क्या है? आओ देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान जो है अपना फूलो घाटी वाला कब बना। फूलो घाटी का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को में बायोस्फीयर नेटवर्क द्वारा 2005 में शामिल किया गया था। इसके अलावा शांत घाटी जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। आओ क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरों में भुनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। टर्मरिक यानी हल्दी है, दालचीनी है, जीरा है और लौंग है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी ये है जीरा। अगले क्वेश्चन आओ सारांश देखते हैं। उपयुक्त पहेली के अनुसार इन मसालों में जीरा सही उत्तर होगा। जीरा शरीर के कई प्रकार के फायदेमंद है। जीरा एंटीऑक्सीडेंट और द इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो कि छोटी छोटी बीमारियों से बचाव में मदद करता है। इसके अलावा जीरा में विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर और मैग्नीज होता है। जीरा का वनस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, जो कि एपिएसी परिवार का एक पुष्पी पौधा है। इसके अलावा हल्दी का वैज्ञानिक नाम कुरकुमा है, डोमेस्टिका है। हल्दी का पीला रंग इसमें उपस्थित करक्यूमिन के कारण होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और मेथेन। तो सीएनजी का प्रमुख संघटक है मेथेन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट, यानी सीएनजी का मुख्य संघटक मेथेन है। सीएनजी में मेथेन की मात्रा 80 से 90% होती है। सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में इसे कहते हैं। और सीएनजी का प्रयोग वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के साथ सिलेंडर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैसों को वाहनों के प्रयोग करने में 200 से 250 किलोग्राम वर्ग तक दबाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 पर चलकर 1 अक्टूबर 7 बजे
तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली हो तो ट्रेन की औसत चाल भैया 29 तारीख को चली 12:30 पर, तो वो 1 अक्टूबर यानी कि 29 और 30 तक आएगी, तो 12:30 तक हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएंगे 12:30 तक। अब 12:30 से लेके फिर 12:30 आएंगे, 12:30 आएंगे तो 12:30 से हो जाएंगे फिर 24 घंटे हो जाएंगे, लगभग 24 घंटे। और 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे के बाद उसमें से कितने कम हैं, 5 घंटे, 48 में से 5 निकाल दो भैया, कितने बचेंगे, 42.3 घंटे यानी 30 मिनट, यानी कि 42.5 घंटे। तो आओ देखते हैं, ये तिरुवनंतपुरम आ गई। ऑप्शन नंबर ए दिया है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर घंटा, और दिया 54 और 53.5। आओ हम लोग देखते हैं अभी सोल्यूशन पूरा, तो कितना हुआ, 24 घंटा ये हो गया, 24 7 18 घंटा 30 मिनट ये हो गया, तो 18 36 यानी कि 42 घंटा टोटल कितना हो गया, 30 मिनट हो गया, यानी 42 घंटा 30 मिनट। औसत दूरी चाल, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटा कुल समय हुआ। अब भैया कुल दूरी कितना, 42 सही 1/2 यानी 54.27 आ गया, लगभग 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल के आएगी। इस प्रकार से आपका घर एक्स और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। एक्स और वाई के बीच सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप ए पर जाते हैं, फिर ठीक 60 मीटर की दूरी पर चलते हैं, फिर बी पर जाते हैं, फिर ठीक ए के ठीक पूर्व 25 मीटर दूरी पर चलते हैं, और फिर सी पर जाते हैं। बी ठीक उत्तर में 100 मीटर पर दूरी पर स्थित है। अंत में आप अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं, जो कि 25 सी के ठीक 25 सेंटीमीटर पश्चिम में है। आपके विद्यालय के घर के सापेक्ष उसकी दिशा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर, ठीक दक्षिण, ठीक पश्चिम और ठीक दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर होगा बी यानी ठीक दक्षिण। उपयुक्त दिशा के अनुसार देखते हैं, बना भी दिया गया चित्र। ए है, यहाँ हम है, यहाँ विद्यालय है, तो ठीक ये क्या होगा, ठीक पश्चिम की दिशा आखिर में विद्यालय की होगी। तो और चलते हैं इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा जिसकी चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि हमारी तुलना वस्तुओं में 4 गुनी। कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चील और गिद्ध ऐसा है, इसकी इंसानों के अपेक्षा 4 गुनी देखने की क्षमता होती है। चील और गिद्ध पक्षियों का वह युगल यानी वह जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यदि इनके आवासों की बात की जाए तो ये सुनसान पेड़ों और अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। ये चील द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। चील के इलाके में के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसले का निर्माण करता है, तथा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला चील का ही होता है। आओ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े जानिए। मलेरिया और डेंगू। तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। देख लेते हैं, हैजा और चिकनगुनिया। मलेरिया और हैजा, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो यही सही है। देखते हैं, मलेरिया और डेंगू ऐसे रोगों से के ऐसे युगल जोड़े हैं जो मच्छरों द्वारा फैलते हैं। डेंगू वायरस जनित है। इस रोग को वहन करने का कार्य एडीज नामक मच्छर करते हैं, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। इस रोग में प्लेट्स की संख्या में कमी आती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेट्स की संख्या 2.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा हुआ है। एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों या 2 स्थलों के बीच की दूरी मापी गई 19.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो क्या करेंगे, 950 गुणे 19.2 कर देंगे, जो भी आएगा वो इसकी दूरी होगी। तो शायद 950 तो 19 किलोमीटर के लगभग बराबर दूरी है। यहाँ देखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो सकता है। डी 1 सेंटी इतना दिया तो 18,240 मीटर बना। तो 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो कितना 18.240 किलोमीटर। तो इस प्रकार से चित्र के क्वेश्चन के हिसाब से 18 किलोमीटर ऑप्शन जो होगा वो ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कृषि पर्यटक
के ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया गया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारों की मोटाई बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतें कंकरीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये राज्य मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान। तो ये राज्य राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी झारखंड है। तो राजस्थान में क्या होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है, घरों में दीवारें जो हैं बहुत मोटी बनाई जाती हैं, मिट्टी से बनाई जाती हैं और छतें यहाँ की कंकरीली होती हैं, जो कि बहुत दीवारें मजबूती से बनी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, चार मीनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर और श्रीनगर। तो ये भैया क्या है, श्रीनगर में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं, चार चिनारी श्रीनगर का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। चार चिनारी डल झील के निकट एक स्थित द्वीप है जिसके चारों कोनों पर राजसी चिनार के पेड़ों की उपस्थिति से चिन्हित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है वह कि पत्तों के हिलने और घास की में किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। स्लॉथ, कुत्ता, बाघ और घोड़ा। तो ये भैया ऐसा जानवर है टाइगर यानी बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है जो अपनी शक्ति एवं जुझारूपन के लिए जाना जाता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीव्र है, तीक्ष्ण होती है कि पत्ते के हिलने, घास पर रेंगने, किसी जानवर के चलने। और भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। स्लॉथ भालू जैसे दिखने वाला जीव है परंतु भालू नहीं है। ये दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। ये पेड़ों पर लटककर 17 तक के घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? गेहूं मूसला जड़ है, मक्का मूसला जड़ है, गाजर मूसला जड़ है या बांस मूसला जड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कैरेट जो है मूसला जड़ है। तो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नहीं, इसका सारांश देख लो एक बार। दिए गए युग्मों में से गाजर एक जड़ है जबकि गेहूं और मक्का बीज हैं। गाजर में विटामिन ए, फाइबर और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो डायबिटीज और आंखों के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। आओ क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रेगिस्तान ओक यानी रेगिस्तानी जो ओक जो पैदा है वो उसके विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। यह वृक्ष आबू धाबू के रेगिस्तानों में पाया जाता है, सही है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई के अर्थात 4 मीटर तक होती है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जबकि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाएं। ऑप्शन नंबर डी है। इन जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे कि 50 वृक्षों को एक लाइन में खड़ा करने के बाद दूसरे सिरे तक होती हैं, ये गलत है। इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो आओ देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी है, यानी बी, सी और ई सही है, ए और वो सब गलत है। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस वृक्ष का सामान्य जल स्तर की आवश्यकता होती है। ये सामान्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर चलती रहती हैं जबकि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाएं। इस वृक्ष की ऊंचाई लगभग 4 मीटर तथा पत्तियां बहुत कम होती हैं। स्थानीय लोग संकट होने पर इस पौधे से जल प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार दिए गए कथन बी, सी, ई सही हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ केंद्र शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कश्मीर के, गोवा के, लक्षद्वीप के और पांडिचेरी। तो ये लोग हैं भैया कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। आओ देखते हैं, कश्मीर संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सरसों के तेल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसके अलावा गोवा के लोग राज्य सर्वाधिक प्रिय भोजन नारियल के तेल से बनी मछली है क्योंकि यहाँ क्षेत्र में नारियल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसके अलावा कुछ राज्य शासित जो क्षेत्र हैं क्षेत्रीय व्यंजन अलग अलग दिए गए। आओ देखते हैं कौन सा है। असम में मसूर टेंगा झींगा मछली चावल होता है। बिहार में लिट्टी चोखा दाल चावल और गुजरात में ढोकला, लेमन राइस और खंडवी होती है। नागालैंड में मोमोज बांस के फल होते हैं और केरल में अविरल मिश्रित सब्जियां और टेपी ओका होता है और पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी प्रसिद्ध व्यंजन हैं। आओ इस प्रकार से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होता है बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय के निर्माण लेने में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों का समाधान प्रदान करने में और बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो सही विकल्प है ए और डी। ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो सही है, बी और सी गलत हैं। उपाख्यान मूलक अभिलेख बच्चों की रुचियों और संबंधों क्षेत्र की पहचान करने और साथ साथ बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वे अध्ययन के कार्यक्रम के में परिणामों से संबंधित हैं। इस तरह के अभिलेख छात्र के अधिगम और आगे निर्देश संचयी जानकारी प्रदान करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व अवस्था में आस्था में अपने कक्षा 4 की शिक्षार्थियों को 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है। कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचान करना चाहती है। अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचान करना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों का विचार प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हैं। आओ देखते हैं वो कैसे। मसाले का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न इस प्रकार पूछे कि वह विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानने के साथ साथ वह मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहती है। इस जानकारी के माध्यम से वह उसे पाठ पढ़ाने की सहजता होगी। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए और डी दोनों को सही माना है। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में और अधिगम के दौरान आकलन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अधिगम के लिए आकलन। मेधावी अपनी कक्षा को भ्रमण क्षेत्र पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, जिसके अधिगम के लिए आकलन के लिए रूप में व्यक्त किया गया। वह अधिगम के लिए आकलन बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत करती है, जबकि अधिगम का आकलन घटना या परिस्थिति के कार्य को पूर्ण हो जाने के पश्चात बालक के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी व्याख्या कर की जाती है, तो उसे अधिगम का आकलन कहते हैं। इसका उद्देश्य उपलब्धि का पता लगाना होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 18 पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रतियों को समझने में सहायता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने में, संप्रतियों को समझने में सहायता मिले। इसके अलावा प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षक के सभी विद्यार्थी को सक्रिय रहना होगा। शिक्षक का जोर सिर्फ लिखने पर नहीं होना चाहिए, तो संवादात्मक हिस्सा पिछड़ जाता है और बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 बी देखते हैं। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त छात्रों के सामाजिक व्यक्तित्व गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी और मौखिक प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी श्रेणी मापनी। देखते हैं कैसे। श्रेणी मापनी एक दर्शन मूल्यांकन पद्धति है जो छात्रों को ध्रुवी मापने पर रेट करती है, जिसमें आमतौर पर खराब से लेकर उत्कृष्ट तक के कई बिंदु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण श्रेणी मापनी रेटिंग स्केल होगा। ऑप्शन नंबर 3 कराए, क्योंकि ये सभी श्रेणियां में छात्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन मानदंडों का एक लिखित सूची है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों की अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी होना, केवल बाहर संचालित की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ए, बी और सी यानी तीनों विकल्प सही है और डी विकल्प जो है वो सही नहीं है। आप देखते हैं सारांश में, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की पाठ योजना बनाते हुए बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी कक्षा के साथ साथ मूल्य प्रभावी जैसे कारकों पर विचार करेंगे। इस प्रकार दिए गए कथनों में से कथन ए, बी और सी सही है। किसी भी क्रियाकलाप की योजना बनाते समय निम्न चरणों को ऊपर विचार करना चाहिए। अब पहला है चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब फिर दूसरा है क्रियाकलापों को करते समय छात्रों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, प्रतिबंधों से बचना चाहिए। और तीसरा है छात्रों द्वारा विभिन्न तरीके से उनकी योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें कार्यान्वित करना चाहिए। और चौथा प्रावधान ये है वैधानिक सामग्री और उपकरणों का भी प्रयोग शामिल करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रसन्न रहेगा। और चौथा ऑप्शन रहेगा लकड़ी के लट्टों के भंडारण को दिखाने पर एक मील शहर पर जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में लकड़ी के लट्टों का भंडारण को दिखाने में एक मील की शहर पर जाना न्यूनतम प्रभावी होगा, जबकि विद्यार्थी को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना है, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना तथा चिपको आंदोलन से संबंधित कहानी सुनाना, एक प्रश्न पूछना वृक्षों के संरक्षण से संवेदनशील बनाने हेतु अधिकतम प्रभावशाली होगा। नोट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% अधिक क्षेत्र वनों से ही आच्छादित है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित से पहचान कीजिए। निरंकुश शैली में, अनुज्ञातात्मक शैली से, समाकलित उपागम से और प्रक्रिया अभिमुख उपागम से। आओ तो देखते हैं। ए, सी और डी सही है। सी और डी सही है, समाकलित और प्रक्रिया अभिमुख। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के में छात्र केंद्रित उपागमों की पहचान समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम के रूप में की जाती है। एक समय था जब बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के प्रवेश में अब बालक को महत्व दिया जाने लगा है और अधिगम प्रक्रिया में इन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। अधिगम प्रक्रिया में बालकों की क्रियाशीलता को विशेष महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि जब बालक शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील नहीं होगा तब तक अधिगम प्रभावी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारे व्यवहारात्मक तंत्र का मूल एक भाग है भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगत, यानी भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा भावात्मक जो भाव है वो मूल तंत्र का एक मूल भाग है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हुए। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, यह कई विषयों में समाकलित है, ए बाल केंद्रित है, ए अभिनय है और ए शिक्षण आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ए, बी और सी तीनों सही, ऑप्शन है डी गलत है। और देखते हैं, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित तथा अनुभवजन्य पर्यावरण का मानव जीवन में विशेष महत्व है, उसका अपना प्रभाव पर्यावरण प्रकृति का अवयव घटक है जो मानव जीवन से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है। पर्यावरण और प्रकृति में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं है।
जो मानव जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, अतः पर्यावरण तथा प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार से कथन ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति जात और प्राणी जात की, जैविक और अजैविक जात की, सामाजिक और सांस्कृतिक की, और रचनात्मक एवं जिज्ञासु की। तो आओ देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी और डी सही है। ऑप्शन नंबर बी ए बी और सी सही है। और ऑप्शन नंबर सी बी और सी सही है। और ऑप्शन नंबर डी ए सी और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी ए बी सी सही है। और सारांश एक बार देख लेते हैं। सारांश कह रहा है वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक एवं अजैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक शब्द पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार आप विकल्प बी के अंतर्गत दिए गए सभी अभिकथन ए बी और सी तीनों सही प्रतीत होते हैं। परिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। परिस्थितिकी शब्द से अभिप्राय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां भौतिक और जैविक अवस्थाएं प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियां, मैदान, सागर और जीव जंतु ये सब पारिस्थितिकी के अंग हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूरा हुआ। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी उचित रहेगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। आओ एक बार सारांश देख लेते हैं। हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जिसका सारांश ना जाना हो। एक क्वेश्चन से हम लोगों को 4 क्वेश्चनों का नॉलेज मिलता है अगर हम किसी क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हैं सब। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की ओर संकेत करता है। ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थियों की जागरूकता के विकास से संबंधित है। ईवीएस शिक्षण अधिगम कक्षा शिक्षण को स्कूल से बाहर जीवन से जोड़ता है। पाठ्य पुस्तक से परे जाने विचार को दर्शाता है। यह एक शिक्षक जोड़ने उसे विषय परिचित होने के लिए सीखने के लिए प्रामाणिकता का सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों को प्रयोग और कौशलों को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों को सामान्य और जागरूकता बनाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए पाठों में और लिखो और सर्वे के लिए सम्मिलित करने का उद्देश्य खोजने सीखने के अवसर देने के समान होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर है 29 कह रहा है निम्नलिखित में से ईवीएस एक प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्यान की, प्रयोगिक की, भूमिका निर्वहन की और प्रदर्शन की। तो ऑप्शन नंबर बी और सी है, क्योंकि आयोग ने इसका प्रश्न भूमिका निर्वहन भी माना है। प्रयोगिक प्रैक्टिकल भूमिका निर्वहन ईवीएस के प्रभावशाली युक्ति हैं। पर्यावरण अध्ययन को सीखने में प्रभावी संसाधन के रूप में एक परिवार के सदस्यों, समुदाय, समाचार पत्र, ईवीएस का सर्वेक्षण, परियोजनाएं, क्षेत्र भ्रमण, खेल, प्रायोगिक विधियां, शिक्षक रणनीतियां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थियों की भागीदारी होती है। तो इस प्रकार आयोग ने इसके दोनों विकल्प को नए विषय सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम के विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है, संप्रति उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम और क्रियाकलाप। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रक्रिया उपागम। तो आओ देख लेते हैं एक बार इसको भी सारांश। नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम में क्रिया उपागम कौशल का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया उपागम कौशल के भीतर प्रक्रियाओं की एक प्रणाली अनुप्रयोग है, साथ में इन प्रक्रियाओं की पहचान और बातचीत और उनका प्रबंधन है। प्रक्रिया उपागम का उद्देश्य अपने परिभाषित उद्देश्यों से प्राप्त करने एक संगठनात्मक प्रभावशीलता, दक्षता सुधार करना। प्रक्रिया उपागम का विषय जो है इसके प्रत्येक क्रियात्मक की होता है, दृश्य, मन, भाव, बुद्धि से मेल खाकर हस्त द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ये प्रवृत्ति छात्र को अंतर्दृष्टि से प्रेरित करती है। आज के इस सेशन में इतना ही।
दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको इस श्रृंखला अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और तो श्रृंखला अच्छी लगी हो तो आप लोग सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले नंबर पर मिल सके। जय हिंद दोस्तों।